12-30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे? मैं अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? मेरे से पूछा गया जी कि आप पाकिस्तान बेसिस देगा अमेरिका को, क्या उन्होंने एक्नॉलेज किया कि कितनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान ने? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम कर। इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में, हम ना कोई फेवरेट्स चाहते हैं, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। जी, ये थी तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज पार्लियामान में की, और ये तकरीर बजट के पास होने पे हुई। और तकरीर में उन्होंने काफ़ी तफसील में, जैसे आपने देखा, फॉरेन पॉलिसी पे बात की, कश्मीर पे भी बात की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये मौका जांच के तो सियासत पर भी बात की। सुनिएगा वो क्या कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से अपोजिशन को एड्रेस करके। हम खुद लेजिस्लेशन करें। मैं आज दावत देना चाहता हूं ऑपोजिशन को कि इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए और अभी भी बाय इलेक्शंस, सेनेट, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। हमने बड़ी कोशिश की है ये 2 सालों के अंदर कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस एक्सेप्ट करे, जो भी हारता है वो एक्सेप्ट करे इलेक्शंस को। हमने पूरी रिफॉर्म्स तजवीज दी हैं, 1 साल से पड़ी हैं, उसके ऊपर कोई ऑपोजिशन की अभी तक डिबेट नहीं हुई। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। ये अच्छी बात है नाज़रीन, खुशाइन बात है कि ऑपोजिशन बैठी हुई थी। हाँ, ये ज़रूर है कि बिलावल भुट्टो साहब नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, लेकिन ऑपोजिशन के मुतअद्दिद लोग वहाँ बैठे थे और वहाँ कोई चीखो पुकार नहीं हुई। और ये एक पहले तय हुई थी बात स्पीकर्स जाके चेंबर में, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आए और उन्होंने तकरीर की, बहुत सी उन्होंने बातें की। ये अगर आपको तकरीर देख के लगे कि आज अमन और चैन था पूरे दिन नेशनल असेंबली में, तो फिर ये कुछ गलत फहमी है, क्योंकि आज दिन में क्या हुआ, बड़ी रौनक लगी। और जो जिस तरीके आदत है यहाँ के पार्लियामान की, कुछ ऐसा ही हुआ। तो बड़ी एक दिलचस्प एक्सचेंज बिलावल भुट्टो जरदारी और शाह महमूद कुरैशी साहब, सुनिएगा। जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, मैंने उसको जी भुट्टो का नारा लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। पीपल्स पार्टी के कायद ने कहा ये मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी इनको जानता हूं जब ये इतने से थे, इतने से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था, दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वजीर आजम बना दो। ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में, 2018 में तुम्हारी जबान तस्लब करके आया, बैठा हूं यहाँ। क्या बात कर रहे हैं? बस ऐसे ही होता है नाज़रीन, ऐसे भी होता है। कोई नतीजा खेज तो नहीं था, बस तानाबाजी हुई। लेकिन ये इसका ट्रिगर क्या था, बड़ी दिलचस्प बात है। स्पीकर साहब के हवाले से बहुत सी बातें की गई, और कल जो असेंबली में हुआ वो दिलचस्प चीज़ थी। जब बजट पास होना था तो वोट जब काउंटिंग का कहा गया, तो अपोजिशन लीडर में किसी एक ने पॉइंट आउट किया कि जी नंबर्स पूरे नहीं। फिर काफ़ी भगड़ धगड़ में नंबर्स ट्रेजरी बेंच ने अपने पूरे किए। जो डेप्यूटी स्पीकर थे वो उतर के जाके बैठे असेंबली में, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आखिरी वक्त में दाखिल हुए, और जो स्पीकर थे उन्होंने अपनी सीट ली ताकि 2 वोट्स पूरे होके तो फिर 72 वोट से। तो उस हवाले से भी कुछ बात की कि काउंटिंग का जब कहा गया तो नहीं की स्पीकर साहब ने, उस पर कुछ एतराज हुआ और कुछ एतराजात हुए स्पीकर साहब के हवाले से, सुनिएगा। और जनाब स्पीकर, मेरा आपसे कंप्लेंट है, जो आपका चेयर का किरदार था हमारा ख्याल में नामुनासिब था। अपना कॉन्डक्ट को इस तरीके से इम्पार्शल बनाते कि कोई आपकी तरफ उंगली ना उठा सके। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप फरीक बन जाएंगे, हाउस कैसे चलेगा? रूल्स के तकाजों के मुताबिक स्पीकर की जात पर हमला नहीं किया जा सकता। हाँ, स्पीकर से कब एतराज हो सकता है,
स्पीकर की रूलिंग पे एतराज हो सकता है। ये 3 साल में ना ये हाउस रूल के मुताबिक चलता है, ना ये हाउस आइन के मुताबिक चलता है। बार बार आपके साथ बैठ के एग्रीमेंट्स होते हैं, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। डायस के सामने जाकर एक साबिक वजीर आजम मुल्क का स्पीकर को धमकी देता है, क्या वो स्पीकर की इज्जत कर रहा है? यकीनन हम आपको डिक्टेट नहीं कर सकते, हम आपसे अपना हक मांगते हैं, मखदूम आपको डिक्टेट कर सकते हैं। ये मौलाना साहब आप बात याद रखें, मैं किसी को डिक्टेशन नहीं मानता, न कोई किसी में जरूरत है कि मुझे डिक्टेट करे। मैं तो दाद देता हूं आपके सब्र को। तो नाज़रीन, स्पीकर साहब के हवाले से ये बात हुई और शिकायत बहरहाल आती रही हैं। हमेशा स्पीकर्स के हवाले से शिकायत होती है, लेकिन इनके हवाले से कुछ ज़्यादा ही शिकायत होती है। और अभी पिछले दिनों जब आपको मालूम है इतनी ज़्यादा लग़्व हरकतें हुई इस पार्लियामान में, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब कूद के मेज़ के ऊपर और चढ़ गए और किताबें फेंकी और गाली गलोच हुई, तो उस वक्त शिकायत ये हुई कि जी जो मिनिस्टर्स चढ़ के मेज़ पर खड़े हुए थे, आपने स्पीकर साहब उनको नहीं बैन किया, वो भी बैन जो मेरे ख्याल 2-4 दिनों के लिए था। तो बहरहाल ये कंट्रोवर्शियल तमाम बातें हुई। जो अहम बात है वो ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने नॉर्मली काफ़ी सख्त बातें करते हैं, लेकिन आज उन्होंने काफ़ी कुछ सुलह सफाई की बात की। सुनिएगा। हम खुद लेजिस्लेशन करें, हम बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि ये ऐवान जो है खुद लेजिस्लेशन करने के काबिल भी है और इसकी कुव्वत और ताकत जो है उनके वोटों के ऊपर जिसकी बुनियाद है वो है। उन्होंने ये भी कहा कि बताएं कि हम करते हैं लेजिस्लेशन, कोई और नहीं करवाता। मेरे ख्याल कह रहे थे जी आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ इशारा एस्टैब्लिशमेंट वगैरह की तरफ था, लेकिन जिम्मेदारी ले रहे थे, आज जिम्मेदारी ले रहे थे कि हमें करना चाहिए, हम क्यों नहीं खुद ये लेजिस्लेशन वगैरह करते। और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाद में, उन्होंने कहा तनकीद की प्राइम मिनिस्टर की तकरीर की और कहा कि जो आपकी तकरीर है उसमें आपको बताना था कि बजट की क्या सिचुएशन है और आप लोगों के लिए जो आम गरीब आवाम सुनना चाह रही वो नहीं सुना, आपने सुनाया। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आपसे बात करेंगे, जो चीज़ें आप चाहते हैं बैठें और अगर आप सही तरीके से जमहूरी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक टर्निंग पॉइंट अगर इस दिन को कहा जाए कि बजट भी पास हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने आके एक आराम से स्पीच भी कर दी और अपोजिशन की तनकीद थी, लेकिन अपोजिशन ने ये लगा कि जैसे अपोजिशन कह रही है कि वी विल प्ले बॉल, अगर कोई तरीके से आप इसको इफ़ यू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन अ वे जो कि जमहूरी होगा। तो हमारे साथ आज नाजरीन तमाम मेजर पार्टीज लीडर्स हैं, उनसे भी पूछते हैं। एनालिस्ट भी हमारे साथ नफीसा शाह साहबा, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेंबर नेशनल असेंबली। बहुत शुक्रिया नफीसा शाह साहबा, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। तारिक पीरज़ादा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, लॉयर हैं, बहुत शुक्रिया तारिक पीरज़ादा साहब। नाज़रीन, हमें सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब फॉर टेकिंग टाइम आउट। शफकत महमूद साहब, फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर और वेरी सीजन पॉलिटिशियन, जिन्होंने पार्लियामान बहुत से देखे हैं और मुख्तलिफ जावियों से सियासत में वो आए हैं पार्टी से। तो उनसे शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब। तो ये बताइएगा, कुछ लोगों का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो तकरीर थी आज बजट पे वो कम थी और वो एक जो उनकी अपनी एक विजन है, लगा जैसे कि कोई कैंपेन स्पीच है। व्हाट वुड यू से? नहीं, देखें, जो उनकी तकरीर थी वो एक खुददार पाकिस्तानी लीडर की तकरीर थी और जिन्हें बजट के ऊपर अपना इस्लामिक वेलफेयर स्टेट के बारे में उन्होंने बात की कि उनका क्या विजन है, कि जो निचला तबका है, जो कमज़ोर तबका है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ से शुरू की। और उसके बाद उन्होंने बात की इंसाफ की बात की कि किस तरह वो मुआशरे जहाँ पे इंसाफ नहीं है। ये सारा चीज़ें बजट के साथ लिंक्ड हैं, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जो है वो फंड करती है ये सारी एक्टिविटीज़ को, और अगर इंसाफ नहीं है किसी मुआशरे में, तो जैसे उन्होंने कोट किया हजरत अली को कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और इसलिए कि अगर अमीर का कानून एक है, गरीब का कानून है, तो वो सिविलाइज तहजीबें भी कोलैप्स की हैं हमारी तारीख के अंदर। तो ये उसके ऊपर बात की। फिर उन्होंने खुददारी की बात की कि एक पाकिस्तान का जो खुददार लीडर है
वो उसका और जो दूसरे जिन्होंने पहले फैसले किए उनका तो कितना फर्क है। और उन्होंने बताया कि किस तरह पाकिस्तान ने अमेरिका के साथी बन के जंग में 70,000 लोग जो हैं वो अपने मरवाए, अपनी सॉवरेनिटी लूज की, ड्रोन अटैक कराए ओसामा बिन लादेन का। तो ये पाकिस्तान के लिए शेमफुल था। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम अमन में साथी हैं, जंग में साथी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक इंतहाई अच्छी तकरीर थी। बल्कि मैं तो कहूँगा कि मैंने तो जो तकरीरें सुनी है इमरान खान साहब की, उनमें से बेहतरीन तकरीर थी। और उन्होंने वो सब चीज़ों का जिक्र किया जिनका एक खुददार पाकिस्तानी से ताल्लुक होता है, और जिस तरीके से पॉवर्टी का जिक्र किया। तो मेरा ख्याल है कि और माहौल के बारे में मैं ये जरूर अर्ज करूं, ताकि हमने उससे पहले स्पीकर के चेंबर में पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ और JUI के साथ हमारे तफसीली मुज़ाकरात हुए। और उससे पहले आपको याद है कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर से पहले तकरीर के दौरान हंगामा आराई हुई थी, उसके बाद ही मीटिंग में तय पा गया था कि लीडर्स की तकरीरें जो हैं वो सुनी जाएंगी। तो इसलिए माहौल जो है वो अच्छा रहा। अच्छा, ये जरा बता दें कि इमरान खान साहब ने बड़े गैर मुतवक्का तौर पर कोई सख्त तनकीद नहीं की, अमूमन करते हैं बहुत। तो क्या आप लोगों ने उनको आज कहा था जी सुलह सफाई के मूड में जाएं, या शौकत तरीन साहब ने कोई खास जादू चलाया? हाउ डिड दिस हैपन? नहीं, देखें, बजट पे तकरीर थी, लेकिन उन्होंने कौन सी बात है जो नहीं की। उन्होंने ये कहा नहीं, तनकीद नहीं की। नॉर्मली ऑपोजिशन पे बड़ी तनकीद करते हैं, नहीं, उसकी बात तो कर रही हूं। बहुत उन्होंने अपनी विजन को बयान किया। उन्होंने बताया कि एक नेशनल लीडर जो है, एक स्टेट्समैन की विजन क्या होती है। उन्होंने बताया कि किस तरह हम मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, हम किस तरीके से पॉवर्टी जो है, जो गुर्बत है, उसको कम करना चाहते हैं, जो कमजोर तबका है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने इंसाफ के अहमियत पर जोर दिया। तो ये सारी चीजें, और उन्होंने उसमें यह भी कहा कि जो मुआशरे जहां पे अशराफिया जो है वो करप्ट होती है, तो वो मुआशरा ठीक नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें तो हुई। अगर आपका मतलब है कि किसी का नाम लेके किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ जी, बिल्कुल बड़ी खुशाइन बात है, अच्छी बात है जी। अफसोस है मीडिया नहीं, बिल्कुल अफसोस नहीं। हम तो कहते हैं कि भले से ये ना करें, इस तरह चलें जैसे आज चलें। जी नफीसा शाह साहिबा, तो क्या बात है जिससे आप डिसएग्री करें? प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हमने भी सुनी, हमें तो लगा कि वही स्पीच तो एज स्पीचेस गो। देखिए 3 साल लगे, बड़ा मीनिंगफुल 3 साल लगे, चौथा साल है। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स आया दिन, हर दूसरे दिन इस किस्म की तकारीर करते थे पीपल्स पार्टी के ज़माने में। इवन नवाज शरीफ साहब इससे ज़्यादा फ्री। इनको 3 साल लगे। पार्लियामेंट का क्या मिजाज है, पार्लियामेंट के क्या कायदे हैं, पार्लियामेंट को कैसे एड्रेस करना चाहिए। 3 साल आज की तकरीर और बिल्कुल वो फॉर्म में उनको लाया गया था। लेकिन अब कंटेंट पे बात करते हैं। लेट्स गो, अच्छी बात है, हम खुश हुए, चलें। देर आए दुरुस्त आए, बात की। आई होप ही इज मोर फ्रीक्वेंट, लेकिन ही हैज टू गेट यूज्ड टू द डेमोक्रेटिक कल्चर। अगर पीछे फिलिबस्टरिंग हो रही है, कैट कॉल्स हो रही हैं, डेस्कें बज रही, ये एक पार्लियामेंट की रवायत है। बर्दाश्त सीखें, बर्दाश्त। अच्छा, जो अब इनकी कंटेंट पर आते हैं, ये कि मदीना की रियासत की फिर से वो शुरू हो गए। मैं समझती हूँ कि ये मुनाफिकीन की रियासत हो सकती है, मदीने की रियासत नहीं हो सकती। और जो उनकी कंटेंट थी स्पीच की, उसको अगर मैं नापूं तोलूं, तो जो असद उमर साहब ने एक बड़ी प्रेजेंटेशन की कि हम 50 लाख घर बनाएंगे और 1 करोड़ नौकरियां देंगे, चौथे साल में भी वो वही उनका मिजाज था। हम ये करेंगे, हम ये देंगे, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे। फॉर गॉड सेक, चौथे साल में तो आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, परफॉर्मेंस कहाँ थी? और मैं क्यों कह रही हूँ मुनाफिकीन की रियासत हो सकती है, मदीना की नहीं हो सकती? क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आते से ही इन्होंने एक कमेटी बनाई, चौथा साल है, उस कमेटी की क्या परफॉर्मेंस है? पीछे जो हम एलिगेशंस थी ऑपोजिशन की कि रिगिंग हुई, वो उसका क्या नतीजा आपने निकाला? कुछ भी नहीं। तो ये सारी बातें इनकी खोखली हैं। और फाइनली इस वक्त कश्मीर के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हमें ये बहुत गिला है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा।
ये धौंस जमा रहे हैं, ये पैसों से लोग खरीद रहे हैं, ये फायरिंग वहां पर करा रहे हैं। इनका वजीर जो है, हाल ही में इनकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, ये गालियां दे रहे हैं लोगों को। आप प्लीज प्ले करें। आई एम श्योर शफकत महमूद साहब बहुत ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन, वो अपने कान यूं पकड़ेंगे। अच्छा, अभी ऐसे इनके वजीर हैं और यहाँ इलेक्शंस होने जा रही हैं। फॉर गॉड सेक, आप कितना सीरियस है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, जब आप जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं वहां आप अपनी मनमानी करा रहे हैं। अच्छा, वहां पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दोस्त करा रहे हैं। वापस आते जी, एक जवाब दे दूं जी छोटा जी सा। वेरी ब्रीफली, फिर मैं जावेद साहब जी जी हाँ, मैं बोलिए। सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ नफीसा शाह साहब से, उन्होंने बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया मुनाफिकीन का, जो कि मेरा ख्याल है कि एक लेवल पे तो बहुत ही आई थिंक शी इज सेइंग 70 इयर्स, शी इज नॉट सेइंग अभी। नहीं नहीं, अच्छा। इनकी मुनाफिकीन, इनकी मुनाफिकीन, अच्छा, मुनाफिकीन मींस डबल स्टैंडर्ड। मैं सिर्फ उनको मुनाफिकीन वो मैं हैं उनको जिनके सिर्फ all जवाब affair में वही होता है। आपको जवाब दे, जरा सुन तो ले ना, सुने सुन तो ले कि जमहूरियत की बात तो करते हैं कि लेकिन जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सिंध असेंबली का, उसको बोलने की इजाजत नहीं है, उसको बोलने नहीं देते। जमहूरियत की बात करते हैं, पब्लिक काउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन के लीडर को नहीं बुलाते वहां पे। अब जमहूरियत की बात करते हैं, अपने जो मुखालफीन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पकड़ के जेल में भी डाला है इन्होंने। उसके बाद अपने मुखालफीन को जो है वो मारपीट करते हैं, उनके साथ तशद्दुद भी करते हैं, और फिर जमहूरियत की बात करते हैं। सो मकसद ये है कि थोड़ा सा कॉल ऑफ फेल में तजाद जब इतना है आपका, क्योंकि आप तो एक गवर्नमेंट में है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस तो नजर आ रही है सबको, तो इसलिए यहाँ पे होलियर देन दाव बन जाते हैं और वहां जाके जुल्म और बर्बरियत और एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप्स हर तरफ लेते तो हैं। चले प्रोग्राम तो में मेरा ख्याल है- डेमोक्रेटिक होने दे, मुझे जावेद अब्बासी साहब के पास जाने दे, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। फिर पिजाद साहब ये सेनेटर साहब जरा फरमाइएगा कि बज़ाहिर तो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में बहुत सी बातें हुई जिससे मेरा ख्याल है आप इत्तेफाक करेंगे, क्यों सेनेटर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जब आप शफकत महमूद से 2 दफा आपने पूछा कि उन्होंने तनकीद अपोजिशन पे की नहीं की, तो मैंने सोच रहा था कि नहीं, तनकीद उन्होंने पूरी की। आज ये मेहरबानी की है कि आज गाली नहीं दी, वरना वो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी तकरीर के साथ सारी अपोजिशन को गाली भी जरूर देते हैं, वो जलसा हो, वो उनका कोई प्रोग्राम हो, इवन वो टीवी प्रोग्राम में भी माफ नहीं करते। तो आज तनकीद तो जरूर हुई है, लेकिन ये मेहरबानी की है कि मेरा ख्याल है आज उन्होंने गाली हमें नहीं दी। आपका नाम भी नहीं लिया, तो आपको लगा कि आपके बारे में बात कर रहे थे। नहीं, वो नाम तो हमें पता चल जाता है वो जब बात हो रही होती है। लेकिन दूसरी बात आज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, दोस्त है, मैं आपसे आज शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ एक। शफकत साहब अगर आप इजाजत है तो मैं अपनी बात मैं सिर्फ एक अच्छा, अभी पता कर लेते हैं शर्त भी किस पे लगानी है। मुख्तसर बात करूंगा, आप वजीर हैं, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा तो मैं मुख्तसर बात करता हूँ। चले, आपसे बाद में बात कर लूंगा, करें। दूसरी बात यह है कि आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वजीर आजम साहब आज कौम से माफी मांगते हैं कि मैं जब असद उमर को लगा रहा था वजीर खजाना, तो वो मेरी बड़ी गलती थी, क्योंकि असद उमर साहब को जिस तरह उन्होंने निकाला था तो इल्जाम दिया था उन्होंने कि ये इस मुल्क की इकानमी ठीक करने में नाकाम हो गया है, ये गुर्बत मिटाने में नाकाम हो चुका है, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उनको इंप्लीमेंट करने में नाकाम हो गया था। अगर वो आज माफी मांगते कि वो मेरा फैसला गलत था तो ये ज्यादा बेहतर होता। फिर वो ज्यादा हफीज शेख साहब के बारे में वही बात करते जो उन्होंने कुछ दिन पहले जब हफीज शेख साहब को यहां से अलविदा किया गया और उनके बारे में जो एलिगेशन और इल्जाम लगाए गए, वो भी कहते कि मैं माफी मांगता हूं कि मैंने हफीज शेख को वहां से लाकर गलती की थी, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ तो माफिया बहुतों को बहुत सी चीजों में मांगनी है, अब क्या माफियों की बात करते हैं। अच्छा, ये मौसम तो आगे चलने का, जी बताएं। नहीं, ये फिर तब तकरीर जजती तब तकरीर के वो अपनी बातों को खुद भी ये भी कहते हैं कि मैं अपोजिशन के ऊपर जो इल्जाम लगाता रहूं, एलिगेशन लगाता रहूं। हर अदालत में मैं गया हूं, मेरी जमात गई, हुकूमत गई, लेकिन हर अदालत ने कहा है कि अपोजिशन के हाथ साफ हैं। कोई अदालत ने अभी तक किसी एक अपोजिशन लीडर के ऊपर कोई चीज जो है साबित नहीं की। और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आप देख लें या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले आप देख लें, जो उन्होंने अपोजिशन के बारे में कहा है, तो वजीर आजम साहब को कहना चाहिए था कि मुझे नैब ने गलत कहा है, मैं अपोजिशन के बारे में जो अल्फाज कहता हूं वो गलत है, मैं माफी मांगता हूं, मैं आगे चलता हूं, तो ये बात बेहतर होती। चले इसमें ब्रेक का टाइम है, मुझे ब्रेक लेनी है। प्रधान साहब बहुत कुछ कहेंगे अदालत के हवाले से और नैब के हवाले से, मुझे ब्रेक के बाद में वापस आती हूं, उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की तकरीर और आज का जो बजट का सेशन था। तारिक पीरजादा साहब अभी बात यही कर रहे थे कि जनरली अच्छी बात है कि अपोजिशन को लगा के इट वाज अ गुड ओवरऑल, यू नो, देयर वाज नो बैटल देयर इनसाइड, बारिंग जो कि इनके दरमियान था बिलावल भुट्टो साहब के और फॉरेन मिनिस्टर के। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से वो कहते हैं बेहतर होता अगर वो ये भी कह देते कि जी जो हम पास में आपको कहते रहे, क्योंकि जो मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं किसी कोर्ट ने कन्विक्शन ऐसा दी नहीं भी। बात यह है कि अगर तो कन्विक्शन की बात करें तो ऐसा है, अगर आप पूरे लीगल प्रोसेस को देखें जो मुख्तलिफ लीडरों के मुतालिक मुकदमात चल रहे हैं, कि पहली बात ये तमाम मुकदमात जो हैं वो कोई बरी होता है नहीं होता दूसरी बात है, वो पहली बार शहादत के स्टेज पे, एविडेंस के स्टेज पे आ गए हैं सारे केसेस। अब उनका फैसला 6 महीने में होता है, 2 महीने में या 8 महीने में, वो बात की बात है। लेकिन ये भी पहली बार हुआ है कि केसेस एविडेंस की स्टेज पे हैं। कई एक में तो एविडेंस खत्म होने वाली है, वो जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ हो, या उनकी बेटी हो, या शहबाज हो, या कोई हो, तो ये है कि थोड़ी सी फर्क पड़ा है माजी की बनिस्बत। या अलीम खान हो या अलीम हो, जहांगीर तरीन हो। एक मिनट, जहांगीर तरीन का मैं जिक्र कर देता हूं। तो आपको याद है कि जहांगीर तरीन पीटीआई का पिलर था। याद के अभी की तो बात है, और नहीं, मैं आज की तो बात ही नहीं मतलब कर कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको जमींदोज किया है, वो वाकया पीटीआई को हिला देने वाला था मेरे नजदीक। मैं अभी बट ही रिमेन वेरी कीन ना, फिर भी। लेकिन ये बड़ी बात होती है कि पीटीआई ने भी बड़ी कीमत अदा की है, उसका पिलर जो है तोड़कर रख दिया अदालत ने, तो लोग इस बात की कदर नहीं करते। अच्छा, बट स्पीच में आपको प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के मुतालिक बराह रास्त कहता हूं, मेरे नजदीक एक बड़ी कायदाना लीडर लाइक स्पीच की उन्होंने, सब्सटेंटिव बामख्स तकरीर थी, और किसी जातियात में उलझे बगैर बड़ी बड़ी मोटे नुकात पर। अच्छा, मैं जरा वो मदीना की रियासत में एक फिक्रा कहता चलूं, अक्सर दोस्त और दीगर हजरात ये समझते हैं कि वो ये वजीर आजम कह रहा है कि जी मदीना की रियासत कायम हो गई है। नहीं नहीं नहीं, उसने कभी नहीं कहा बेचारे ने। वो कहता है कि हमें उस तरफ जाना है। दिस इज व्हाट ही ऑलवेज सेज। वो कैसे कह सकते हैं कि इंसाफ और इंसानियत, बस इससे आगे की कोई नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ गुनाहों से पाक कोई बस्ती आबाद हो जाएगी। एक इंसाफ और हुकूक की बात हो रही है, इससे आगे नहीं। अच्छा, जरा सी मैं जरा एक मोटी सी बात पर वजीर आजम से इख्तलाफ का नोट यहाँ पे दर्ज करा देता हूँ। पाकिस्तान में बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन मेरे बहुत पुराने आर्टिकल्स भी मौजूद हैं और प्रोग्रामों पर भी मैं मौजूद हूँ। मेरे नजदीक, और ये बात मुझे उसी दिन की तरह याद है जिस दिन बुश ने कहा था कि either you're with us or with the terrorist, with us or against us। जी हाँ जी, उसने जो बात कही थी, अगर किसी को उस वक्त नहीं समझ आई तो अब आ जानी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स ने सीधा पैगाम दिया था कि अगर आप हमें इजाजत नहीं देंगे अफगानिस्तान में जाके जंग करने की, तो फिर हमें इसका पहला मरला जो है आपके मुल्क से गुजर के अबूर हासिल करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। उसका मतलब है पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला। तो मैं वजीर आजम की इस बात से नुक्ता नजर से एक बिल्कुल दानिशवराना इख्तलाफ करता हूं। मेरे नजदीक की बात दुरुस्त नहीं थी। मुशर्रफ का उस वक्त का फैसला मुशर्रफ के बस से बिल्कुल बाहर था, वरना पाकिस्तान पर हमला होता। और उसका एक सबूत है, उससे 1-1.5 साल पहले की बात है, जब यमन के साहिल पर यूएसएस कोल, आपको याद है, आप फॉरेन अफेयर्स से ताल्लुक है आपका, और जब उसकी तबाही हुई थी तो क्लिंटन ने मिसाइल्स टॉमाहाक हमारे बॉर्डर पे गिरे थे, मारने के बाद इतला दी जनरल ज़ीनी के जरिए। तो ये जरा थोड़ा सा अच्छा, आप यू हैव अ डिफरेंस के भाई ये इनएविटेबल था जो, और सही फैसला था जनरल मुशर्रफ का। लेकिन नफीसा, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि जो इन्होंने आज बात की कि जो एक सोशल सिक्योरिटी कहने के जिस तरीके से इंसाफ प्रोग्राम जो बेनज़ीर साहब ने एक शुरू किया पे एहसास और उसको स्केल अप किया, और जो बात कह रहे थे कि जो कर रहे हैं, चाहे इंसाफ कार्ड है, सेहत कार्ड है या किसान कार्ड है, वो तो इन सब्सटेंस आप अग्री करेंगी कि जो पहले तो मैं शफ़क़त महमूद साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हमारे ऊपर, मैं उसको ज़रूर डिफेंड करूँगी। पहले तो वो कंपेयर करें ना, ये हमारी ज़्यादतियाँ गिनवा रहे हैं सिंध में। अगर हम कंपेयर करें कि यहाँ उन्होंने फ्रंट बेंच के साथ क्या हशर किया, सिर्फ इस बजट का एग्जाम्पल ले लें कि 3 लोग जो मुख्तलिफ रीजंस इन्हीं की हिकमत अमली के तहत ज़ेर हिरासत हैं,
आखिरी दिन उनको, हालांकि उनका आईनी हक है, उनका कानूनी हक है कि अपने लोगों को वो नुमाइंदगी कर सके, आखिरी दिन आके उनको प्रोडक्शन ऑर्डर उनका जारी किया गया। फिर आप पूरी एक फहरिस्त ले लें कि कितने पीपल्स पार्टी के कितने फ्रंट बेंचर्स के ऊपर केसेस हैं, और ज़ेर हिरासत एक खातून मेंबर को आपने रात को 12 बजे शी वॉज अंडर ट्रीटमेंट, उसको आप उठा के आप जेल में लेके गए। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फरियाल टालपुर साहिबा, और उसका तो शी इज फाइटिंग अ केस। अलीमा बीबी ने तो डिक्लेयर किया कि मेरी चोरी है, मैंने चोरी की है, उसको ऑफ कोर्स शी डिक्लेयर्ड, कोर्ट ने उनको एनआरओ दिया। कितने एनआरओज आपने लिए, और आपने एक एक करके जुल्फी बुखारी, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, कितने मैं और नाम गिनवाऊं उनके, वो जफर मिर्जा, जो मेडिसिन इतनी महंगी करके कितने लोगों को आपने एनआरओ दिया है। तो आप कंपेयर क्या कर रहे हैं? दूसरा, आप जो उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए कहा कि वो अरेस्ट थे, उनको तो इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अंदर किया था, जाके वो फसाद करा रहे थे, वो स्कॉट रेड हैंडेड, उनके गार्ड्स फायरिंग कर रहे थे वहां जाकर इलेक्शन में, तो इसलिए उनको अरेस्ट किया गया। और तीसरा, अगर ये अपने मेंबर्स की बिहेवियर देखें तो वहां यहां पर उन्होंने पहली दफा बजट बुक्स को पत्थरों में कन्वर्ट करके लोगों के सर फाड़े, ईंटों में कन्वर्ट करके सर फाड़े, और वहां पर वही हुक्मनामा इन्होंने, वहां पर अपने एमपीएज वो कम लग रहे थे, फसादी वो ज्यादा लग रहे थे, तो उसको स्पीकर की रूलिंग के तहत, जैसे यहां रूलिंग थी, उनको आपने स्पीकर साहब ने कहा दे कैन नॉट एंटर। अगर वो जबरदस्ती एंटर करेंगे तो वहां पर ऑब्वियसली द लॉ विल एक्ट। लेकिन आप क्या कंपेयर कर रहे हैं और किसको कंपेयर कर रहे हैं? जहां तक ये बात है, देखिए कोई भी प्रोग्राम जो गरीबों के लिए होगा हम उसको खैर मकदम करेंगे, लेकिन खुदारा इतनी करेज होनी चाहिए, इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए। आप ऐसे वो तकरीर कर रहे थे कि जैसे दुनिया में, पाकिस्तान में तो छोड़े, दुनिया में पहली सोशल वेलफेयर स्टेट कायम होने जा रही है, वो भी होने जा रही है। फॉर गॉड सेक, हमने 2008 में सोशल वेलफेयर स्टेट का कयाम तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने किया, शफकत महमूद साहब पार्टी में रहे हैं, ही वुड बे मी आउट कि सोशल सिक्योरिटी, लेबर के कवानीन क्या क्या हमने नहीं दिया। और जो 2000 लेबर के इन्होंने, इवन ही डिड नॉट हैव द ऑनेस्टी कि 2000 आपने क्वार्टर्स जो लेबर के इफ्तिताह करने गए, वो नहीं कह सकते थे कि ये पीपल्स पार्टी के जमाने के हैं। तो क्या सोशल वेलफेयर स्टेट? और फिर BISP इज द न्यू so called एहसास, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मैस सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, और उसकी सबसे पावरफुल मेजर स्केल अप उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने स्टिल उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। और जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है और खुसूसियत है, 100% वुमेन को आप ट्रांसफर कर रहे हैं फंड्स, इसमें औरत की आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, उसको आप तस्वुर दे रहे हैं कि शी इज एक्चुअली द फाइनेंशियल हेड ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, सारी रेवोल्यूशनरी कदम पीपल्स पार्टी ने किया, आप उससे आगे बढ़ाएं, पॉलिटिकल आगे बढ़ाएं। साहब, आपको यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स। ब्रेक के बाद आपके पास मैं आती हूँ। नाज़रीन स्टे विद जी अनफॉर्चुनेटली जी क्या करें, ब्रेक भी लेनी होती है। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं आज की तकरीर की प्राइम मिनिस्टर की, और उसके ऑल द इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू इट, और कि सियासी तौर पे आगे किस तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शफकत महमूद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नफीसा शाह साहबा ने कहा पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, आपको इनका पता है इनकी क्या भुट्टो साहब की लेगेसी है, और इमरान खान साहब कहाँ जा रहे हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि इन्होंने करप्शन की बात की। मेरा ख्याल है कि अगर दुनिया में कोई करप्शन की मिसालें दे सकता है तो वो इनकी लीडरशिप की है। जरदारी और फरियाल तालपुर जो है वो इस वक्त मिसाल है दुनिया में डाका और इस किस्म की चीज़ों की। तो इसलिए बेहतर है कि मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन ये बाज नहीं आती तो मुझे फिर
उसका जवाब तो देना पड़ेगा। क्या मतलब और दैट्स वेरी वेरी बैड। शफकत बहुत आप प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। नहीं, अगर बाज नहीं आती आप बाज आ रहे हैं, आप बाज आ रहे हैं। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर योर एज, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर योर एज, बट प्लीज, एंड यू आर एन एजुकेशन मिनिस्टर, आई डिडंट मीन प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। व्हाट आई मेंट वाज कि ये देखिए, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट दैट वे। व्हाट आई मेंट वाज कि ये चीज जो मैं तो नहीं बात की ना इस चीज की, लेकिन आपने पता नहीं अलीमा खान को बीच में ले आई, क्यों नहीं ले आई? जिनका ताल्लुक क्यों नहीं था नहीं बीच में लेके आना चाहिए? तो आप फिलहाल टालपुर को अरेस्ट करेंगे रात के अंधेरे में, तो मैं अलीमा खान को नहीं लेके आऊंगी। नफीसा, आई थिंक वो बात आपने ऑब्जेक्शन वैलिड है, उनको बात मुकम्मल करने नहीं, लेट हिम, नहीं, बट लेट हिम कंप्लीट हिज, नहीं इंटरप्ट ना करें। से गिर के आई हैं वो, उनकी बात नहीं हो सकती। आप आप किसी की बहन को तस्लील करें रात नहीं, नफीसा, नोबडी इंटरप्टेड यू, नफीसा, यू हैव टू लेट हिम स्पीक। बोलिएगा जी जी, अब आप बोले जी जी, बोलिएगा। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे अफसोस हुआ कि जब मैंने इनके लीडरशिप के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की, अब अलीमा खान जो पॉलिटिक्स में नहीं है उनको खींच के ले आई, मतलब है कि बात इशू कुछ और डिस्कस हो रहा है, आप कहीं और चली गई है। तो मुझे उसलिए दुख हुआ और अफसोस हुआ, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट ही कर रहा था आपसे नफीसा कि आप उस तरफ चली जाएंगी और फिर मुझे कहना पड़ेगा कि भाई आपकी लीडरशिप जो है उसकी तो मशहूरी इस बात की है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि डिस्कशन को हम जो इश्यूज रेज हुए हैं, मसलन आज की तकरीर में इश्यूज रेज हुए हैं, उसके बारे में कुछ सब्सटेंटिव बात तो करें ना। मसलन आपने कहा जी एहसास प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, बिल्कुल था। क्या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उसको आगे लेके गए हैं? बिल्कुल लेके गए हैं। क्या उसको डबल ट्रिपल पता नहीं कितने गुना बढ़ा दिया है? बिल्कुल बढ़ाया है। क्या उसमें कोई इनोवेशंस की हैं? बिल्कुल की हैं इनोवेशंस, बहुत सारी इनोवेशंस की है। कैश ट्रांसफर्स का प्रोग्राम आपने शुरू किया, बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन उसकी ये बात तो की जा सकती है कि जी हाँ ये प्रोग्राम हमने शुरू किया, बिल्कुल किया आप, लेकिन ये बात करें कि हम उसको जिस मुकाम पे लेके जा रहे हैं और जिस जगह पे लेके जा रहे हैं वो उसकी तकरीर में प्राइम मिनिस्टर ने उसका जिक्र किया और उसका कहा। इसी तरह फॉरेन पॉलिसी की बात हुई। फॉरेन पॉलिसी में जो स्टैंड लिया इमरान खान साहब ने, उस पर आपके जो एनालिस्ट थे उन्होंने कहा जी मैं उससे डिसएग्री करता हूं। वेल, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। मैं समझता हूं इमरान खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत सुबकी हुई उस वक्त, और पाकिस्तान जो है वो एक उसको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा, उसका 70,000 लोग मारे गए। सो इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी है पार्टी की कि लेट अस कीप द डिस्कशन ऑन इश्यूज रादर देन के जी मैंने तो कोई करप्शन की बात नहीं की थी पीपल्स पार्टी जी। अच्छा, तो मैं चाहूंगी सेनेटर जावेद अब्बास साहब जरा मूविंग अहेड ये बताइए कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बड़ी क्लियरली ऑपोजिशन को खुद जाती तौर पे उन्होंने दावत दी और कहा कि जी आए बैठे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बैठ करके कुछ अब लेट्स अग्री ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन। तो आपकी पार्टी से क्या तवक्को रखें कि अब आप लोग बैठेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर काम करेंगे हुकूमत के साथ मिलके? देखिए, ये बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे वो बात ठीक थी, एक उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये लॉ बनाया जा रहा था। अब ये लॉ बनाकर जब पेश कर दिया गया नेशनल असेंबली से, बलडोज करके पास करवा दिया गया है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, मैं और नफीसा शाह साहिबा कहे तो ये शायद बुरा मनाए शफकत महमूद साहब, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर कह दिया है कि ये आइन के मुतसादम है जो लॉ नेशनल असेंबली से पास करवाया गया है। और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि जो ये बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो है डिलिमिटेशन का अख्तियार जो है वो नादरा को दे दें, ये कह रहे हैं कि जो सेंसस से बगैर डिलिमिटेशन शुरू की जाए और उस जो सीटें हैं उनको तकसीम की जाए आबादी को छोड़कर वोटर लिस्ट पर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये आइन के खिलाफ है, ये आइन से मुतसादम है। और इस तरह बहुत सारी और चीजें, ये बिल जो इन्होंने पेश किया है ये विड्रॉ करना चाहिए था। वज़ीर आज़म साहब कहते वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहते कि वो एक आईनी अदारा है, उसने हमारे ऊपर बड़े सीरियस ऑब्जेक्शन उठाए। और इलेक्शन कंडक्ट करवाना किसकी जिम्मेदारी है? ना वो हुकूमत करवाएगी ना हम करवाएंगे। जिस अदारे की जिम्मेदारी है इस मुल्क में फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन करवाने की, वो कहता है कि ये लॉ गलत है, ये लॉ नहीं होना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि जब तक ये लॉ वापस नहीं करेंगे, विड्रॉ नहीं करेंगे, किस चीज पे बात की जा सकती है? वो तो आइन के खिलाफ वाला कानून है जिसपे मेरा नहीं ख्याल कि किसी स्टेज पे भी बात की जा सकती है। ठीक
अच्छा। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से उसे विड्रॉ करें, एक पार्लियामान की कमेटी बनाए दोनों हाउसेस की, उस पर डिस्कस हो, सारी जमातें बैठकर इस पर कोई रिफॉर्म्स लेके आए, तो फिर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है नाज़रीन। एक तो आपको ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंस बिल पर साइन कर दिया, एक्ट वो बन गए। नफीसा शाह साहब, वेरी क्विकली क्विक कमेंट ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से जो ये कह रहे हैं, आपकी भी पार्टी की ये पोजीशन है? बिल्कुल मैं अग्री करूंगी कि तरीकेकार बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, इतना अहम, बिल्कुल ये इससे मैं मुतफिक हूँ। आज वजीर आजम ने कहा कि ये जमहूरियत की बात है, ये बिल्कुल जमहूरियत की बात है, लेकिन वो जमहूरी कदरें प्लीज पैदा करें और इसको कंसेंसस की बुनियाद पर आप आगे इसको लेके चले। और इस वक्त बहुत मुतनाज़ा है और काबिल शफकत महमूद साहब, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू ऑन दिस कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़े अच्छे तरीके से इनवाइट किया अपोजिशन को, क्या हम समझें कि अपोजिशन को इनवाइट किया और